सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं, जो अपना 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उसके संबंध में। समानतः 30 नवंबर को जो सुनवाई हुई है उसके बारे में आप सभी को आपकी विभिन्न विभिन्न टीमों द्वारा बता दिया गया है कि उस दिन किन किन अधिवक्ताओं की बहस हुई थी। आज मैं उन सब चीज़ों से हटके बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करेंगे, जिससे कि यह जानकारी जो है आपके सभी साथियों को, आपके टीम लीडरों को और जितने भी अन्य लोग हैं वहाँ तक पहुँच सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 6800 सूची के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ आरक्षण का उसके बारे में बताऊँगा। डबल आरक्षण का जो मुद्दा इस मामले में संलिप्त है उसके बारे में बताऊँगा। और 6 दिसंबर को जो कोर्ट में अब सुनवाई की तारीख लगी हुई है उसके बारे में बताऊँगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी के बारे में है कि उनकी बेंच किस तरह की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे 6800 चयन सूची की। तो जब पिछली जनवरी 2022 में चुनाव से पहले सभी साथी धरनारत थे और उस धरने की ही बदौलत 6800 की सूची आई। अब वो सूची किसके मद्देनज़र या क्या देखते हुए सरकार ने उसको जारी किया था, ये टीम के लीडर जो उस समय सरकार के साथ बैठ के इस पर चर्चा हुई थी और सरकार के अधिकारियों को पता होगी। ठीक है, कि 6800 की सूची कैसे आई। तो जहाँ तक मेरी समझ में है कि ये जो बात उस समय आंदोलन के समय हो रही थी कि वो बात हो रही थी कि हमें पूरा 27% 21% का आरक्षण का जो सीटें आ रही हैं वो चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये जो 6800 की सूची जो है सरकार ने ये सोचा होगा कि उस हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और आयोग की रिपोर्ट में भी 5,844 सीटों की बात करी गई थी। वहाँ पे दोनों ही बात करी गई थी, 27-21% की भी और 5,844 की। तो सरकार ने सोचा होगा कि 5,844 जो हैं कम सीटें हैं, इनको हम जारी कर सकते हैं। ठीक है, 18,000 19,000 सीटों की अगर घोटाले की बात आती है तो ये बहुत बड़ा स्कैम की बात आ जाएगी और ये पूरी भर्ती जो है फिर से विवादित होकर निस्तारित होने की कगार पे खड़ी हो जाएगी। तो सरकार ने इस पर बहुत ही चालाकी से 6800 की सूची जारी कर दी और चुनावी माहौल था जिससे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के जितने भी समाज के लोग हैं उनका वोट लिया जा सके। चुनाव के बाद वो लिस्ट अभी भी कोर्ट में चैलेंज्ड है और सरकार ने उस पर, आप लोग खुद समझिए, सरकार ने उस लिस्ट के ऊपर महेंद्र पाल की जो याचिका है 13,156 के अधीन उस लिस्ट को लिखा था। ठीक है, तो सरकार ये कहीं से भी नहीं चाहती थी कि ये जो लिस्ट है वो जारी हो और उन लोगों को नियुक्ति दी जाए। वो सिर्फ आप सभी को, हम सभी को गुमराह करने की ये कोशिश थी। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। ठीक है, अगर सरकार की मंशा होती 6800 की सूची देने के लिए तो उसके ऊपर महेंद्र पाल की याचिका का हवाला नहीं दिया गया होता। ठीक है, तो वो चुनावी माहौल के समय 6800 की सूची जारी कर दी और आज भी सरकार ये कहती है कि हम आपकी पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, तो मानते हैं सरकार हमारी पैरवी 6800 की सूची की कर रही है, लेकिन क्या वो पैरवी सही तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है, वो आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी जो घोटाला हुआ है, तो जो आरक्षण अभ्यर्थी हैं उनका मानना है कि यूआर की कट ऑफ के नीचे 27% 21% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि एक न्यायसंगत बात है। ठीक है, लेकिन अब इसमें यूआर की कट ऑफ और के नीचे और ओबीसी की कट ऑफ के बीच में 0.4 के बीच में ही 18,000 कैंडिडेटों का समायोजन दिख रहा है। ठीक है, ये तो न्यायसंगत नहीं है, हालांकि इसको सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई अभी तक कि 0.4 के डिफरेंस में 18,000 सीटें भर दी गई। ठीक है, और साथ ही 13,156 जो महेंद्र वाली याचिका है इसमें दोहरा आरक्षण की बात और भी अन्य मुद्दे जनरल वालों की तरफ से रखे गए हैं। ठीक है, तो 30 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आशीष चतुर्वेदी और त्रिपाठी जी ने जो है बहुत कई राज्यों के ऑर्डर दिखाए जिसमें दोहरा आरक्षण की बात करी गई है। उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप लोग कहें कि वो दूसरे राज्य के हैं, हमारे यहाँ नियमावली कुछ और है। ठीक है, और दोहरे आरक्षण की जहाँ तक बात करी जाती है, अपने यहाँ जो बेसिक नियमावली है 1994 की वो अभी तक लागू है, उसमें कोई भी इस तरह का संशोधन नहीं हुआ है कि एक एग्ज़ाम में अगर आरक्षण ले लेता है तो उसको अगले किसी प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक कि अभी तक की बात है कि यूपीटीटी और सुपर टेट जो प्रक्रिया है एटीआरई, वो दोनों ही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है
उसमें दोनों में लिखा हुआ है कि ये नहीं कि आपको अगर पास कर लेते हैं तो आप उसके नौकरी के लिए दावेदारी अपनी पेश कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरक्षण मिला है या मिलना चाहिए या मिलने का जो सही प्रक्रिया है वो गुणांक में है। ठीक है, तो ये आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि इसमें है क्या। और 6 दिसंबर को जो कोर्ट में अब जो सुनवाई होने जा रही है, जिसमें 30 दिसंबर को लास्ट में बुलबुल गोदियाल मैडम अपनी बहस कर रही थी कि जो सूची है वो ऐसी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बात संदीप दीक्षित जी भी मानेंगे बाद में, और सुदीप सेठ जी ने भी कहा था कि इस लिस्ट में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आखिर इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये 69,000 शिक्षक संबंधी में कि यहाँ पे 6800 की सूची है और दूसरी तरफ 67,867 की पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, तो सुदीप सेठ जी ने भी पहले इस पे बहस करी थी और उन्होंने बताया था कोर्ट को कि इस जो 67,867 की जो पूरी लिस्ट है, इसमें कहीं भी अभ्यर्थी की कैटेगरी, उसकी अपॉइंटेड कैटेगरी या उसका गुणांक कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इससे ये साबित नहीं हो पा रहा है कि असली में जो घोटाला है वो 6800 ही अभ्यर्थियों का है या इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी एक बात आई थी, क्यों ना इस लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, उसके बाद एक सही से लिस्ट बनाई जाए, उसके बाद जितने भी अभ्यर्थियों का ऊपर नीचे हो रहा है उनको बाहर करके उतने ही अभ्यर्थी अंदर ले लिए जाए। ठीक है, तो आप लोग ये एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि जो सुदीप सेठ जी ने भी बात करी थी वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वो किस टीम की तरफ से आए थे, ये बात थोड़ी सोचने वाली बात है कि वो भारती पटेल पे थे या महेंद्र पाल जी की याचिका पर थे। ठीक है, उस बारे में मैं आपसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं करूँगा कि वो किसकी तरफ से थे। उसके बाद चतुर्वेदी साहब और त्रिपाठी जी ने भी बहुत सारे अपने बिंदु रखे कि इसमें जो है लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो और लास्ट में बुलबुल गोदयाल मैडम भी जो 30 नवंबर को अपनी बहस कर रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि इसमें 27% 21% का आरक्षण पूरा हो रहा है नहीं। तो उस दिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। संभवतः 6 दिसंबर को वो अपनी बात फिर से पुनः रखेंगे। तो उनका भी सबका अभी तक कंक्लूड निकल के यही आ रहा है कि 67,867 की जो चयन सूची बनी थी पहले, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे कोई भी जज साहब हो उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि 67,867 की चयन सूची है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उसमें आरक्षण पूरा हो भी पाया है या नहीं। हाँ, अब सरकार ने ही 6800 की सूची जारी करी है, इसका मतलब उनने कुछ ना कुछ फिल्टर करके ही देखा होगा कि हाँ, कि हम 6700 लोगों को 6800 लोगों को नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन ये नियुक्ति तभी मिलेगी ना, इसका मतलब कि 6800 कोई इनवैलिड कैंडिडेट जो हैं, जो गलत नियुक्ति पा चुके हैं, वो 67,867 की लिस्ट में है। अब बात यह है कि क्या जो इनवैलिड लोग हैं वो नौकरी करते रहेंगे और ये 6800 की जो सूची है ये बहाल हो जाएगी। मान लेते हैं 6800 की सूची जो है ये कोर्ट से क्लियर हो जाती है और 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो क्या जो 6800 इनवैलिड लोग हैं, इनवैलिड का मतलब वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो मान सकते हैं जनरल के हैं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसका गुणांक ही कम हो, तो वो सब जो इनवैलिड 6800 हैं जो अभी नियुक्ति कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो नौकरी करते रहेंगे? इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सही है, तो अगर जो 6800 इनवैलिड लोग हैं वो नौकरी करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो भर्ती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती की जा रही है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पे ले चलता हूँ जो कि जस्टिस ओपी शुक्ला जी की है। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं, आप लोगों को शायद अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई होगी या किसी ने इकट्ठी करने की कोशिश भी नहीं करी है, क्योंकि सभी लोग अपनी टीमों के द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं उनको सबको मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी जानकारियाँ मेरे द्वारा दी जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, उसमें किसी भी प्रकार का प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथियों को, चाहे वो 6800 के हों, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से संबंधित मामले में हो या फिर हम कहें जनरल के अभ्यर्थी हों, ठीक है, तो वो सभी के पास वो इस वीडियो की जानकारी जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी के बारे में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। हालांकि ये गलत है कि किसी को इस बारे में आउट नहीं करना चाहिए कि ये क्या चर्चा है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा सभी लोगों से कि ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के सामने मैं लेके आ रहा हूँ जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी का। शायद आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आज ये भी समझ लेंगे कि और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ये मामला है, 6 दिसंबर को जो सुना जाएगा या इसके बाद जो भी तारीख लगेगी, ये किस मोड़ पे जा रहा है।
तो मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ उससे पहले कि 6 दिसंबर को जो भी सुनवाई होगी इसमें अभी बुलबुल गोदयाल मैडम है और भी एक दो अधिवक्ता हैं जो अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो संभवतः ये सुनवाई जो है 3 बजे के आसपास स्टार्ट हो पाएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी जो है 6 दिसंबर को लास्ट डेट नहीं है, इसके बाद एक दो डेट और लगेंगी, क्योंकि अभी बुलबुल गोदयाल मैम या और भी कोई जूनियर या सीनियर अधिवक्ता अपनी बात जो है रख सकता है। ठीक है, और अंत में सरकारी अधिवक्ता जो है अपनी बात रखेंगे। ठीक है, जब सरकारी अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा, किनके द्वारा, जो अपोनेंट एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा। तो ये मामला, ये जो अभी जो लोग कह रहे हैं 6 दिसंबर को ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, मेरे हिसाब से एक डेट और लगेगी जब सरकारी अधिवक्ता, या हो सकता है 6 तारीख को ही सरकारी अधिवक्ता अपनी पक्ष रखें और उस पर जो है अपोनेंट में जो भी एडवोकेट है वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक सरकार का पक्ष नहीं सुना गया है। सरकार का ही पक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार आखिर इस मैटर पे क्या स्टैंड ले रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है सरकार का अभी तक कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। ठीक है, सरकार क्या चाहती है, सरकार खुद ही ये चाहती है कि जो भी कोर्ट डिसीजन दे वो हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण चर्चा पे चलते हैं जो कि है जस्टिस ओपी शुक्ला जी पर। ठीक है, इसको आप छोटी सी झलकियाँ समझ सकते हैं कि ओपी शुक्ला जी जो हैं जस्टिस, इनकी क्या क्या झलकियाँ हैं, क्या क्या कहते हैं, ये क्यों सुर्खियों में रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पे, और वहाँ से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। ये प्रेजेंट जज हैं जो इस समय लखनऊ बेंच में हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो है सीनियरिटी बेस पे लिस्ट बनी हुई है। तो सबसे पहले ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा जी हैं। ठीक है, ये सीनियर जज हैं। उसके बाद देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं, अताउर रहमान मसूदी जी हैं, राजन रॉय साहब हैं। तो ये एक सीनियरिटी वाइज लिस्ट है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो पंकज भाटिया जी की जो बेंच आई थी अपने पास वो 13 नंबर पे थे, और उसके बाद जो अपनी बेंच मिली है ओम प्रकाश शुक्ला जी की, ये बिल्कुल लास्ट में अपने जज हैं 26 नंबर पे जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी, और ये भी एडिशनल हैं। ठीक है, तो आखिर इस बेंच में ये मामला क्यों पहुंचा, ठीक है, इस बात को आपको इस वीडियो के अंत में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरकार का जो स्टैंड है संजय भसीन द्वारा या जो भी सरकारी एडवोकेट है वहाँ से, कि वो क्या करना चाहते हैं या अभी तक क्यों उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया, और आखिर ये मैटर ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच में क्यों आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सीरियल नंबर 26 का, 26 जो है लास्ट है। ठीक है, लखनऊ बेंच में 26 नंबर पे लास्ट जज हैं अपने ओम प्रकाश शुक्ला जी, जो कि एडिशनल में है। तो ये हैं अपने ओम प्रकाश शुक्ला जी। ठीक है, तो इनकी बर्थ और बाकी नहीं बात करेंगे, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये डेटा मैंने खुद नहीं बनाया है, ये आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है गूगल पे, आप लोग खुद जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम प्रकाश शुक्ला जी जो है 3 अगस्त 2022 को ही इनकी इलाहाबाद कोर्ट में ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 3/8/2022 को ही ये जज बने हैं, वो भी एडिशनल। ठीक है, और इनको जो है नॉमिनेट किया गया है लखनऊ बेंच के लिए। ठीक है, तो इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको भी ईजिली आप समझ पाएंगे। तो मेन चीज़ थी ओम प्रकाश शुक्ला जी, जो कि लखनऊ बेंच में लास्ट सीरियल नंबर पे जज हैं, और वो भी एडिशनल में, और इनकी ज्वाइनिंग जो है 3/8/2022 को हुई है इलाहाबाद कोर्ट में, और इन्हें नॉमिनेट किया गया है लखनऊ बेंच के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये समझ लीजिए 50% तो नहीं कहूँगा, 70% आप जो है ये समझ जाएंगे कि जो मामला है अपना वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आप लेफ्ट कॉलम में देखिएगा, ये लिखा हुआ है इलाहाबाद, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, हालांकि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 2 एडवोकेट्स थे, सौरभ श्रीवास्तव जी और ओम प्रकाश शुक्ला जी, दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट थे। ठीक है, अब जो मैंने लाइन को अंडरलाइन किया गया है वो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों अधिवक्ताओं की एडिशनल जज के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है। ठीक है, और ये नियुक्ति जो है अगस्त 2022 में हुई है। ठीक है, तो हालांकि ये जो है कोलिजियम के, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा होती है, लेकिन ये सब आप लोग समझदार हैं कि अपना जो है प्रक्रिया कितना निष्पक्ष है। ठीक है, तो दोनों जो हैं, दोनों एडवोकेट सौरभ श्रीवास्तव जी और ओम प्रकाश शुक्ला जी जो इस समय एडिशनल जस्टिस हैं, वो दोनों ही एक सीनियर एडवोकेट थे लखनऊ बेंच के, लखनऊ बेंच कह लें या हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के कह सकते हैं। और इसमें भी सौरभ श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ही बहुत डेडिकेटेड एडवोकेट्स थे जिनको अब एडिशनल जज के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं अपने राइट स्टेज पे। जो राइट स्टेज में लिखा हुआ है, ये हालांकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है और ये भी मैंने कहीं से एडिटेड नहीं है, ये सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। सही है, तो
इसमें 2003 में जो है ओपी शुक्ला जी ने बार काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और जो मैंने अंडरलाइन करी है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप। वर्ष 2016 से अपनी पदोन्नति तक, मतलब प्रमोशन कौन सा, जो अब ये एडिशनल जस्टिस बने हैं, तो 2016 से अपनी पदोन्नति तक भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार समझ सकते हैं आप किसकी सरकार, भारत सरकार के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप सी नहीं है, ग्रुप ए के वकील और सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ पैनल में भी रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो इनने सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, टीपीसी है या टीएचडीसी है या गेल इंडिया है, सेल इंडिया में भी सरकार की तरफ से इनने अपना पक्ष रखा है। तो वर्ष 2016 से, मतलब ईयर 2016 से लेके 2022 तक, क्योंकि इनका 22 में ही प्रमोशन हुआ एज ए एडिशनल जस्टिस चीफ, तो तब तक इनने सरकार के लिए ही काम किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर हम अपना यूपी गवर्नमेंट हो। ठीक है, दोनों ही जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एडिशनल जस्टिस बनने से पहले इन्होंने भारत सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ही अपने पक्ष रखे हैं, और अब मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि ये मामला है क्या। 2 साल के लिए इनका नियुक्ति हुई है एडिशनल जज के रूप में लखनऊ इलाहाबाद की बेंच में, और इन्हें नॉमिनेट किया गया है लखनऊ बेंच में। ठीक है, तो इतना ही था मेरा आज के वीडियो में आपको समझाने का कि ओम प्रकाश शुक्ला जी जो हैं एक तरह से सरकारी वकील, सरकारी जज के रूप में इनको माना जा सकता है, क्योंकि 2016 से लेकर 2022 तक इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, अपने यूपी के दोनों को ही डिफेंड किया है, और हर मुद्दे पे ये आगे रहे हैं। और भी अगर आपको जानकारियाँ लेनी है इनके बारे में तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। रिसेंटली ही इन्होंने कई याचिकाओं को डिसमिस किया है जो कि योगी जी के ऊपर थी या फिर और भी अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थी। बहुत सारी याचिकाओं को इन्होंने डिसमिस किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस मामले में क्या हो सकता है। पहली चीज़, क्योंकि ये 2016 से 2022 तक अपने यूपी स्टेट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिफेंड कर रहे थे सरकार को, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो चल रहा है, इसमें सरकार के अगेंस्ट में अभी तक जो भी बातें कही गई हैं कि लिस्ट क्वैश होनी चाहिए या लिस्ट का जियो ही इनवैलिड है, तो उस बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो भी शुक्ला जी की बेंच में सुना गया या जो भी आर्गूमेंट हुए, उसमें शुक्ला जी का कोई भी इंटरेक्शन अभी तक सामने को देखने को नहीं मिला है कि हाँ शुक्ला जी ने कहा हो कि हाँ सुदीप सेठ ये आपकी बात बिल्कुल सही है, या फिर चतुर्वेदी साहब आपकी बात सही है, या दीक्षित जी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या भसीन जी आप इसको क्लियर करिए। तो अभी तक कुछ ऐसा आर्गूमेंट देखने को नहीं मिला है, बस खाली जो भी बहस हुई है उसको नोटेड किया है और रिटन सबमिशन की ने बात करी कि सभी लोग अपना रिटन सबमिशन दे दें। ठीक है, तो अभी तक कोई भी इनकी तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है कि जो भी विपक्ष के वकील कह रहे हैं, चाहे वो अरशद सौ के हों, चाहे वो महेंद्र पाल के हों, चाहे वो जनरल की तरफ से हों, उसके बिहाफ में इनने सरकारी एडवोकेट से अभी तक कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। ठीक है, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ सरकारी अधिवक्ता जब अपने पक्ष रखने को आएंगे तब ये सुनने को मिलेगा कि हाँ कि शुक्ला साहब जो हैं क्या इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है किसी की तरफ से, खाली अपना आर्गूमेंट और रिटन सबमिशन को ही सुना जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है, और ये बिल्कुल मानना सही एक तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इनका जो भी डिसीजन आया है, चाहे वो किसी भी मैटर पे हो, तो वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी मामला जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये भी जो ऑर्डर अपना रिजर्व करेंगे या जो भी है या डिलीवर जब होगा तो वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, सरकार ने क्या किया उसमें वो मैटर नहीं करता। तो अभी तक मेरा मानना ये है कि जो भी इससे संबंधित मैटर आएगा वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं आएगा। अगेंस्ट का मतलब ना ही लिस्ट को क्वैश करने का आएगा, ना ही 6800 की जो सूची जारी करी है उसको क्वैश करने का आएगा। ठीक है, तो सरकार के यही 2 बड़े मुद्दे हैं कि लिस्ट जो पूरी लिस्ट है उसको सेव करना और 6800 सूची को भी बचाना। तो दोनों ही लिस्टों को क्वैश करने का ऑर्डर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब तीसरी बात बचती है कि जो घोटाला कितना हुआ है उस पर, तो इसमें एडिशनल रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिस्ट क्वैश नहीं होगी, 6800 की सूची क्वैश नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटी 2 है, 2 ही पॉसिबिलिटी पे चलेगा और आप लोग देख लीजिएगा, निर्णय भी यही आने वाला है। ठीक है,
तो दो पॉसिबिलिटी के से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जनरल की याचिका को मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका कुछ अपने स्टेट में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है अभी तक। ठीक है, तो दो जो पॉसिबिलिटी है उनमें पहली पॉसिबिलिटी आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा क्या है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 67,867 की लिस्ट को क्वैश नहीं होगा, 6800 की सूची क्वैश नहीं होगी, और साथ में ही जितने भी आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थी कोर्ट में हैं उनको पिटिशनर एकोमोडेशन देते हुए जज साहब नहीं देंगे। ये सरकारी अधिवक्ताओं के द्वारा कहा जाएगा कि सरकार जो है जितने भी अभी तक कोर्ट में हैं उनको पिटिशनर एकोमोडेट करते हुए इस मामले को निस्तारित करना चाहती है। ठीक है, तो 67,867 की सूची भी बच जाएगी, 6800 की सूची बच जाएगी, और जो है पिटिशनर एकोमोडेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अभी तक कोर्ट में हैं और OBC SC के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये मामला ऐसे निपट सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें से क्या बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 67,867 की लिस्ट क्वैश नहीं होगी और 6800 की लिस्ट भी क्वैश नहीं होगी और पिटिशनर एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पिटिशनर एकोमोडेशन नहीं दिया जाता है तो ये मामला फिर फंस जाएगा और ये मामला डबल बेंच जाएगा। और डबल बेंच जाते ही जाएगा मतलब अपने आप नहीं जाएगा, जो महंतपाल की याचिका में लोग लगे हुए हैं वो खुद ही जाएंगे और मामला डबल बेंच जाएगा, और डबल बेंच जाते ही 6800 सूची पे पुनः स्टे लग जाएगा, क्योंकि जब तक ये मामला क्लिस्टर क्लियर होके नहीं निकलेगा तब तक ये ऐसे ही फंसता रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी बता दी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जज साहब ये कह सकते हैं कि 6800 सूची के साथ पिटिशनर एकोमोडेशन एज़ पर सरकारी वकील के द्वारा हो सकता है ये आर्गूमेंट किया जाए कि जो भी मैटर है इसको हम निपटाना चाहते हैं और जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको एकोमोडेट कर देंगे हम। ठीक है, तो 6800 की सूची हो जाएगी, पिटिशनर एकोमोडेशन हो जाएगा और 67,867 की लिस्ट की बच जाएगी और कोई भी डबल बेंच नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी थी 67,867 की लिस्ट को पेश नहीं किया जाएगा, 6800 को रखा जाएगा और पिटिशनर एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। अगर पिटिशनर एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो जो भी लोगों को यहाँ से लाभ नहीं मिला वो इस मैटर को डबल बेंच लेके जाएंगे और डबल बेंच जाते ही 6800 सूची पे फिर से स्टे लग जाएगा। ठीक है, और ये फिर मामला चलता रहेगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने साथियों से कहें कि जो भी ये मुद्दा है, ठीक है, चाहे वो 6800 सूची के किसी भी टीम के साथी हों, हालांकि 6800 सूची में भी 2 हिस्से हो चुके हैं तो उन हिस्सों की बात मैं नहीं करूंगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, 6800 के साथियों से और जो भी दूसरे विपक्ष के साथी हैं, चाहे वो भास्कर टीम के हों चाहे वो शिव सागर टीम के हों, कि सभी लोग एक बात पर जोर दें कि सरकार को घेरने का काम करें। जब तक सरकार नहीं घेरेगी तब तक ये मामला निस्तारित नहीं होगा। ठीक है, या आप यहाँ से ऑर्डर करा भी ले गए तो डबल बेंच में जाकर फंस जाएंगे और ये मामला चलता रहेगा। आप लोगों से पैसे लेते रहेंगे कि कोई ये कहेगा कि याची लाभ मिलेगा, कोई ये कहेगा कि 6800 सूची अटल सत्य है और सब लोग अपनी जेबें भरते रहेंगे। ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ। तो आप लोग सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने साथियों तक ये बात पहुँचाएँ, अपने टीम लीडरों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये मामला सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी पे आकर टिका हुआ है। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो सभी साथी अपने टीम लीडरों से कहें कि अपने अधिवक्ताओं द्वारा सरकार को घेरने की बात करें कि कोई ये ना करे कि 6800 सूची सरकार ने जारी करी है इसको अलाउ कर दिया जाए। जहाँ इस बात की तरह बात होगी और पिटिशनर एकोमोडेशन कैंसिल हुआ, मामला डबल बेंच जाएगा फिर। ठीक है, तो चाहे वो आयोग की टीम हो, चाहे वो अमरेंद्र जी की टीम हो, चाहे भास्कर जी की टीम हो, चाहे वो शिव सागर जी की टीम हो, इन सभी टीमों से अनुरोध है कि सभी लोग सरकार को घेरने का काम करें। जब तक सरकार घेरेगी नहीं तब तक आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ आप लोगों की जेबें खाली होती रहेंगी। ठीक है, तो सभी लोगों को अपने साथियों अपने लीडरों से कहें सरकार को घेरें। अब उसमें सरकार के पास ऑप्शन बचता है कि 6800 सूची के साथ अगर पिटिशनर एकोमोडेशन करती है सिर्फ OBC SC कैंडिडेटों का, तो उसमें आपका और आपके किसी भी लीडर का नुकसान नहीं होने जा रहा है, साथ में कुछ और भाइयों का भी हो जाएगा। मान लेते हैं 6800 की सूची है, 3000 और सही, 2000 और सही। ठीक है, मामला निस्तारित तो हो जाएगा। आप सभी लोग विद्यालय में होंगे, अपनी सर्विस करेंगे, आप लोगों को सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर ये मामला डबल बेंच चला गया तो ये समझ लीजिए जितना पैसा भी आपने दिया सब जीरो है। उसके बाद फिर से नया खेल चालू होगा, चाहे वो आंदोलन के नाम पे हो, चाहे वो लिस्ट के नाम से हो, चाहे वो याची लाभ के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, वो सब ऐसे ही चलता रहेगा। फिर से सभी चारों टीमों के से अनुरोध कर रहा हूँ और आप सभी साथियों से जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि ये डिटेल जो है, ये जो जानकारी है जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, वो सभी साथियों तक पहुँच सके। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए 100% ट्रू है। सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इसमें। अगर 6800 के साथ पिटिशन एकोमोडेशन मिलता है तो आप सब सेफ़ हैं और सभी लोग आप विद्यालय में होंगे बहुत जल्द।
सिर्फ 6800 सूची अगर यहाँ से अलाउ हुई तो ये मामला डबल बेंच जाना तय है, आप ये लिख लीजिए। और डबल बेंच जाते ही जितना भी अभी तक आपने पैसा दिया वो सब जीरो, उसके बाद फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और सरकार जो है क्या करेगी वो आप सभी लोग जानते हैं। तो मेन चीज़ सरकार को घेरिए। सरकार पे अब तक जो नहीं पड़ेगा कि 67-867 की लिस्ट कैंसिल हो सकती है और 6800 की सूची भी कैंसिल हो सकती है, तब तक सरकार नहीं झुकेगी। और जितने भी 6800 साथी अभी तक चयनित लिस्ट में हैं उनका तो होना ही है, साथ में कुछ और साथियों का भी हो जाएगा, तो आप लोगों को भी नियुक्ति मिल जाएगी, वरना ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो सभी लीडर्स जो हैं इस समय, चाहे भास्कर टीम के हों, चाहे वो शिवसागर टीम के हों, चाहे वो अमरेंद्र जी की टीम की हों, चाहे वो आयोग टीम की प्रदीप बघेल जी की हों, सभी लोग सरकार को घेरें जिससे कि ये मामला निस्तारित हो सके। अन्यथा ये मामला जो है आप लोग फंसाते हुए चलेंगे और ये मामला बहुत लंबा जाएगा। चाहे आप लिख लीजिए, ये मामला अगर डबल बेंच से भी ऐसे निस्तारित हुआ तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सही है, अभी तो 2 साल बीते हैं, आगे ये बीतते चले जाएंगे। सभी साथियों से निवेदन है अपने साथियों तक ये वीडियो पहुंचाएं और जो भी इस मामले का निस्तारण के लिए मैंने आपको संभावनाएं बताई उस संभावनाओं पे चलें, आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। आप लिख लीजिए ये चीज़। अगर आप जहाँ बात करेंगे सिर्फ 6800 की तो दूसरे जो साथी हैं उसको फंसा देंगे, ठीक है। अगर आप सरकार को पूरा घेरेंगे कि जो 6800 की सूची है उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आई है कि हाँ 6800 ही हैं, कि हो सकता है 10,000 हो सकता है 6,000 हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ लिस्ट बनाएं, 6800 होगी तो 6800 अलाउ करें और 9,000 हो तो 9,000 अलाउ करें, ठीक है। तो सरकार अगर लिस्ट को रिविजिट करके काम करेगी तो जितने भी साथियों का होगा वो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक मानना जाए, सरकार कोई भी लिस्ट को रिविजिट नहीं करेगी और ना ही उस लिस्ट को क्वैश करके एक नई लिस्ट बनाएगी। तो सभी साथी जितने भी हैं अपने अधिवक्ताओं से कहें या अपने टीम लीडरों के माध्यम से ये बात पहुँचाएँ कि मामले को निस्तारित करवाना है, मामले को खींचना नहीं है। और मामले का निस्तारण सिर्फ एक है, 6800 सूची के साथ पिटिशनर अकोमोडेशन की बात होगी। और पिटिशनर अकोमोडेशन तभी होगा जब सरकार फंसती हुई दिखेगी, ठीक है। क्योंकि जो जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी सरकार के अगेंस्ट में फैसला नहीं देने वाले हैं, और सरकार के अगेंस्ट में फैसला नहीं देंगे इसका मतलब 6800 सूची को जहाँ अलाउ किया, पिटिशनर अकोमोडेशन को डिसमिस किया, यहाँ से तो मामला निपट जाएगा, तो मामला ये डबल बेंच चला जाएगा। और डबल बेंच के बाद फिर चलता रहेगा और हो सकता है वहाँ से क्या डिसीजन आए और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो मेरा सभी साथियों से फिर से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले को निस्तारने के लिए जो भी मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई उस पॉसिबिलिटी पर चलें, सही है। अगर यहाँ से मामला 6800 प्लस कुछ मिल जाए पिटिशन अकोमोडेशन तो ये मामला यहीं निपट जाएगा। कोई भी डबल बेंच में इसको चैलेंज नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा कोई। और डबल बेंच में चैलेंज हुआ भी तो वहाँ से डिसमिस हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं अपने बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और अंत में इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि जो मैंने जानकारी दी है वो आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।